जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम भाव भावेश और कारक ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कुंडली के अंदर इन सब का बारीक विश्लेषण करके किसी सही नतीजे पर हम किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में हम किसी भाव को देखते हैं या फिर भाव से संबंधित किसी भी विषय का हम अध्ययन करते हैं तो हमें इन्हीं तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें संबंधित भाव को देखना पड़ता है कि उस भाव के अंदर कौन कौन से ग्रह हमें बैठे हुए मिल रहे हैं और उस भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है। इसके बाद हम भावेश की तरफ जाते हैं और भावेश की स्थिति का आकलन करते हैं और इसके साथ ही जो हमें कारक ग्रह को भी देखना होता है कि कारक ग्रह कुंडली के अंदर किस प्रकार की स्थिति के अंदर है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जिस विषय को लेकर हम कुंडली का अध्ययन करना चाह रहे हैं वो विषय को लेकर जो है क्या स्थिति है। क्या हम जिस चीज़ को बर्थ चार्ट के अंदर देखना चाह रहे हैं उसकी प्रॉमिस जो है बर्थ चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर प्रॉमिस हमें दिखाई दे रहा है तो फिर आगे दशाओं या ट्रांजिट का रोल महत्वपूर्ण होता है। अगर बर्थ चार्ट के अंदर प्रॉमिस ही नहीं है तो फिर आगे दशाओं या फिर ट्रांजिट को देखने का कोई विशेष मायना नहीं रहता। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कुंडली के अंदर प्रॉमिस किस प्रकार का है। अगर प्रॉमिस अच्छा है तो फिर जो है हम बर्थ चार्ट को आगे फर्दर डिटेलिंग कर सकते हैं। परंतु प्रॉमिस हमें किस प्रकार से देखना है, हमें भाव को किस प्रकार से देखना है, भावेश को किस प्रकार से देखना है और हमें कारक ग्रह का बारीक विश्लेषण किस प्रकार से करना है। अगर हम इसे सही तरीके से कर सके तो फिर हम किसी सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं, इतना कहा जा सकता है। और आज इस वीडियो में हम इसी विषय को लेकर जो है बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है। और यदि आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप में से कोई भी मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे या फिर किसी भी समस्या को लेकर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप वो नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाव भावेश और कारक ग्रह को हम किस प्रकार से कुंडली के अंदर देखकर उसका बारीक विश्लेषण कर सकते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली में हम किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हो तो हमें जो है सबसे पहले संबंधित भाव को देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम मैरिज की बात अगर कर रहे हैं, मैरिज से संबंधित किसी समस्या को हम बर्थ चार्ट के अंदर देख रहे हैं तो हमें 7th हाउस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम करियर को देख रहे हैं तो फिर हमें 10th हाउस को देखना होता है। अगर हमें प्रॉपर्टी से संबंधित किसी विषय को देखना होता है तो हम सीधे 4th हाउस के ऊपर जाते हैं। और अगर जॉब को देखना है तो 6th हाउस पर। कहने का मतलब है भी हमें किसी भी विषय से संबंधित अगर जानकारी चाहिए होती है तो हम संबंधित भाव में जाकर उसकी स्थिति को देखते हैं। और किसी भी भाव की स्थिति को देखने के लिए हमें भाव भावेश और कारक ग्रह इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले हम देखते हैं उस भाव की स्थिति क्या है। भाव की स्थिति देखने के लिए हमें उस भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह को देखना है कि उसमें ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। अगर बर्थ चार्ट के अंदर हमें उस पर्टिकुलर भाव के अंदर शुभ ग्रह देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़ी सरलता के साथ में हमें उस भाव से संबंधित चीज़ें मिलती चली जाएंगी और साथ ही साथ जो है समय पे चीज़ें मिलेंगी और हम उन चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। परंतु
यदि उसी भाव के अंदर हमें पाप ग्रह देखने को मिलते हैं, जैसे कि शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु केतु, इस प्रकार के ग्रह अगर हमें उस भाव के अंदर देखने को मिलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें मिलेंगी तो संघर्ष के साथ में ही मिलेंगी। अदरवाइज जो है उनका मिलना किस प्रकार का रहेगा ये कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है, पर चीज़ें आसानी के साथ में नहीं मिलेंगी, इतना तय होता है। और साथ ही साथ जो है चीज़ें समय पर नहीं मिल पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि उस भाव से संबंधित चीज़ें संघर्ष और परिश्रम के बाद में मिलती भी है तो इतना विलम्ब हो जाता है कि वो चीज़ें जो है काफ़ी डिले हो जाती है, यानी कि उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, और समय ख़त्म होने के बाद में अगर कोई चीज़ें मिले तो फिर उसका ज़्यादा मायना नहीं रहता, वो मिले या ना मिले इसका भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि कुंडली के अंदर जिस भाव का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस भाव के अंदर शुभ ग्रहों का पाया जाना अच्छी बात मानी जाती है उस भाव के लिहाज से। और अगर उसमें अगर पाप ग्रह हमें दिखाई देते हैं तो वो काफ़ी नेगेटिव परिणाम देते हुए नज़र आते हैं। 3, 6, 10, 11 जैसे 4 भावों को छोड़कर, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हुए नज़र आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो ग्रह हमें देखने को मिले हैं तो ये शुभ ग्रह ही हमें कुंडली के अंदर क्यों देखने को मिले हैं, या पाप ग्रह ही हमें इस भाव के अंदर क्यों देखने को मिले हैं। इनके पीछे का रीज़न ये होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं ये ग्रह। हमें कुंडली के जिस भाव के अंदर शुभ ग्रह देखने को मिलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस भाव से संबंधित कुछ अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, इसीलिए उसे इनाम स्वरूप में आपको इस जन्म में इस पर्टिकुलर भाव के अंदर ही शुभ ग्रह देखने को मिले, ताकि आपकी जो जमा पूंजी है, आपका जो किए हुए अच्छे कर्म है, उनके अच्छे रिजल्ट आपको जो है इस जन्म में इनाम के स्वरूप में मिल सके। वहीं अगर पाप ग्रह देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ पेंडिंग कर्म इस प्रकार के हैं जिनके भुगतान आपको इस जन्म में उस पर्टिकुलर भाव से संबंधित कार्यों के अंदर करना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए आप इस बर्थ चार्ट को देख सकते हैं। ये कन्या लगन का एक बर्थ चार्ट है और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि लगन के अंदर आपको एक शुभ ग्रह देखने को मिल रहा है। ये लगन के अंदर बुध का पाया जाना इस बात का प्रतीक है कि आपके जो है अच्छे कर्म है, इसकी वजह से लगन के अंदर आपको इतनी अच्छी स्थिति देखने को मिली है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मंगल, ये मरकरी जो है, एक तो यहाँ पर लग्नेश बनकर लगन के अंदर जो है बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। एक शुभ ग्रह का लगन में बैठना, ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। और फिर जो है यहाँ अगर बुध की बात करें तो बुध एक नैसर्गिक एक शुभ ग्रह भी है, और साथ ही साथ जो है ये जो फंक्शनल बेनिफिट भी है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो जो कुंडली के कारक ग्रह है, तो यहाँ इस कुंडली के अंदर आपको शनि, शुक्र और बुध 3 कारक ग्रह देखने को मिलते हैं। यहाँ बुध कारक ग्रह होकर जो है लगन के अंदर देखने को मिल रहा है। हम किसी व्यक्ति की जो है सेहत की बात कर रहे हैं, या फिर किसी के व्यक्तित्व की या पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, या फिर उसको मिलने वाले नाम प्रसिद्धि की बात कर रहे हो, तो हमें लगन को ही देखना होता है, और लगन के द्वारा हम सभी प्रकार की उन बातों को देख सकते हैं जो उस व्यक्ति से संबंधित है। तो यहाँ लगन के अंदर ये जो बुध की स्थिति है वो हमें अच्छे संकेत देती है, कुछ अच्छे कर्मों को दर्शाती है, यानी कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसकी वजह से आपको लगन के अंदर इतनी बेहतर स्थिति देखने को मिली है। अब यहाँ शुभ ग्रह किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव में भी आ सकता है, वो भी हमें देख लेना ज़रूरी होता है कि वो ग्रह कौन से ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है। तो इससे भी जो है परिणाम के अंदर जो है काफ़ी फेरबदल आ सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लगने बुध जो है लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, एक शुभ ग्रह है, तो साथ ही साथ जो है बुध यहाँ पर एग्जॉल्टेशन में भी आता है, और यहाँ पर ये दिग्बली भी होता है।
तो यहाँ पर सभी प्रकार की जो है क्वालिटीज इस बुद्ध के अंदर है। तो लगने से संबंधित आप अच्छे फलों की बात कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति की सेहत बहुत अच्छी रहेगी और इसको अपने काम की जो है काम के द्वारा आइडेंटिटी मिलेगी, या जिस काम को ये करना चाहता है, जिसके अंदर अपने आप को प्रूव करना चाहता है, बड़ी आसानी के साथ में प्रूव कर सकता है। ये लोगों तक जो है इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी तरह से पहुंचेगी, लोग उसको हाथों हाथ लेंगे। और अगर व्यक्तित्व की बात करें तो इस व्यक्ति के अंदर जो है काफ़ी इंटेलिजेंसी रहेगी, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा, और इसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है बहुत ऊंचे दर्जे की रहेगी। तो इस प्रकार से बुद्ध से संबंधित जितने भी बातें हैं वो इस व्यक्ति के अंदर हम पा सकते हैं। ये व्यक्ति लोगों से डील करने में बड़ा एक्सपर्ट रहेगा, ये व्यक्ति अपना बिजनेस करने में बड़ा एक्सपर्ट रहेगा, बोलने में बड़ा एक्सपर्ट रहेगा। इन सब चीज़ों को आप जो है यहाँ बता सकते हैं, और इसका जो है फ़ायदा भी व्यक्ति को उतना ही मिलेगा। अब अगर हम इस पे दूसरे ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ये आप बृहस्पति को ले लीजिए। यहाँ पर ये जो बृहस्पति है, मान लीजिए कि कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। स्वराशि का बृहस्पति होकर जो है लगन को दृष्टि दे रहा है, यानी कि एक शुभ ग्रह लगन के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा शुभ ग्रह जो है इस बुध को दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है बुध की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक तो बुध अपने आप में जो है यहाँ सक्षम है, लगन से संबंधित अच्छे फल यहाँ देते हुए नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि बृहस्पति का यहाँ सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 7वें घर का अधिपति है, तो इस व्यक्ति को जो है 7वें घर की चीज़ों के द्वारा भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो है ये 4थे घर का भी अधिपति है, तो यहाँ इसको जो है 4थे घर से संबंधित भी जो है अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो बृहस्पति की जो दृष्टि का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि जिस भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस भाव के अंदर बढ़ोतरी होती है, काफ़ी एक्सटेंशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगन के अंदर बैठा हुआ है जो ये बुध है, ये व्यक्ति को जो है काफ़ी नेम और फेम दिलाएगा। दिनों दिन जो है इसकी प्रगति होती रहेगी, दिनों दिन जो है इसके नाम और प्रसिद्धि जो है इसको मिलती रहेगी। इसमें इसकी सेहत में भी जो है लगातार जो है इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, हेल्दी रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और साथ ही जो है इसकी बुद्धिमत्ता भी जो है लगातार जो है बढ़ती चली जाएगी। ऐसा आप जो है इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये तो वही आपके जो है एक शुभ ग्रह की बात। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये बृहस्पति जो है ना बैठकर एक पाप ग्रह मंगल जो है यहाँ पर बैठ जाए, समझिए कि यहाँ पर जो है मंगल 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है और ये मंगल अपनी दृष्टि इस बुध के ऊपर दे रहा है, तो यहाँ आप इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है कुछ कमियां निकाल सकते हैं, या फिर अलग तरीके से जो है इसको इंटरप्रिटेशन करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लग्नेश लगन में बैठना और एक दिग्बली ग्रह का लगन में बैठना और एक्सॉल्टेशन में आना एक अच्छी स्थिति की तरफ इशारा करता है, वो भी एक शुभ ग्रह। परंतु जब उसके ऊपर एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वो भी कुंडली का सबसे ज़्यादा एक कारक ग्रह, और जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है उसका सबसे ज़्यादा दुश्मन ग्रह, अगर ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव असर आएगा। तो ये व्यक्ति को जो है नेगेटिव असर डालेगा, यानी कि 8वें घर का अधिपति है, तो यहाँ मुसीबतें पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो चीज़ें व्यक्ति को सरलता के साथ में मिलती जा रही थी वो उसके अंदर थोड़ी बहुत है ना मुश्किलें ये मंगल पेश करेगा। साथ ही साथ जो है ये मंगल 3रे घर का भी अधिपति है, तो यहाँ व्यक्ति को जो है थोड़ा हार्ड वर्किंग कराएगा, संघर्ष कराएगा, मुश्किल परिस्थितियों के बाद में जो है चीज़ें मिलना शुरू होगी। ऐसा आप इस मंगल के प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। यानी कि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मंगल से संबंधित जितनी भी जो नेगेटिव बातें हैं तो वो यहाँ पर जो है बुध को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ जो मंगल के घर है उन घर से संबंधित जो है नेगेटिविटी है वो भी यहाँ बुध को जो है फेस करनी पड़ेगी, लगन को जो है फेस करनी पड़ेगी, आप इस तरह से कह सकते हैं। यानी कि जब हम लगन का अध्ययन कर रहे हैं तो लगन से संबंधित हमें
उन ग्रहों को देखना है जो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो है उनके ऊपर प्रभाव अगर शुभ ग्रहों का आता है तो उसकी शुभता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और अगर पाप ग्रहों का प्रभाव आता है तो उसके अंदर पाप पाप प्रभाव की भी वृद्धि होती है, और जो है चीज़ों को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई आने लगती है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी शुभ ग्रह का अध्ययन कर सकते हैं, और ये जो शुभ ग्रह का मिलना है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपको इसके फल जो है लगातार मिलते चले जाएंगे, जीवन भर आपको इसके फल मिलेंगे, क्योंकि ये जो है आपके एक फिक्स स्थिति है, ये आपके भाव से चिपके हुए हैं ये ग्रह। तो इनसे जो है आप ज़िंदगी में कभी अलग नहीं हो सकते, भले ही दशाओं का जो है एक्टिवेशन हो या ना हो, इनका फल आपको जो है लगातार मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब इन ग्रहों की दशाएं चलेगी तो फिर इनके फलों के अंदर जो है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये तो हुआ आपके एक शुभ ग्रह का आकलन। अगर यहाँ हम पाप ग्रह को बिठा कर देखते हैं तो हम यहाँ मान लीजिए कि जो है यहाँ पर मंगल को बिठाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कन्या राशि एक बुध की राशि है, और बुध और मंगल दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, और कन्या राशि यानी लगन के अंदर मंगल का बैठना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ चीज़ों को प्राप्त अगर करना हो तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चीज़ें मिल सके तो मिले, अदरवाइज मुश्किल है। यानी कि अगर व्यक्ति जो काम भी करता है तो उसकी आइडेंटिटी प्रूव करने के अंदर व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, और साथ ही साथ अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से जुड़े हुए भी कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है। यहाँ पर जो पाप कर्म, ये जो पाप ग्रह बैठा हुआ है, ये अपने जो है पेंडिंग कर्मा को दर्शा रहा है कि आपको जो है लगन से संबंधित या शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनकी सज़ा आपको इस जन्म के अंदर भुगतनी होगी। ये होता है इस पाप ग्रह का बैठने का मतलब। अगर इस पाप ग्रह के ऊपर मान लीजिए कि और किसी दूसरे पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये शनि बैठा हुआ है तीसरे घर के अंदर, और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ मंगल पर आती है, इसका मतलब इस मंगल के ऊपर और जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा, इसको बहुत और ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और साथ ही साथ चीज़ों के अंदर डिले भी होगा। ये इस प्रकार से आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर शनि नहीं बैठकर यहाँ एक कुंडली का शुभ ग्रह बृहस्पति 9वें घर के अंदर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि जो है इस मंगल पर दे रहा है, तो यहाँ मंगल के लिए एक राहत की बात होगी। इसका मतलब ये हो कि हाँ, आप यहाँ थोड़े तकलीफ़ में हैं, आपको सेहत की समस्याएं दिख रही है, आपको अपने काम के द्वारा लोगों के अंदर जो है पहचान नहीं बना पा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व का लोगों पर उतना असर नहीं पड़ रहा है, परंतु यहाँ आप बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि जब इसके ऊपर डालेगा तो ये एक शुभ दृष्टि पड़ने का मतलब है कि कहीं न कहीं चीज़ों के अंदर थोड़ी सकारात्मकता आएगी। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ में मिल रही थी, वही चीज़ें आपको जो है थोड़ी सी जो है सरलता के साथ में मिलने शुरू होगी। साथ में साथ आपको जो अवसर मिलना बंद हो गए थे, वो अवसर यहाँ पर ये बृहस्पति देते हुए नजर आएगा। इसको हम इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये तो था भाव को लेकर विश्लेषण कि किसी भाव में अगर कोई शुभ ग्रह है तो फिर उसे हमें किस प्रकार से उसका आकलन करना है, और पाप ग्रह है तो उसका किस प्रकार से आकलन करना है। और ये जो स्थिति होती है वो नैसर्गिक स्थिति होती है, ये हमारे पेंडिंग कर्मों को ही दर्शाती है, इन्हें हमें हर हाल के अंदर जो है फेस करना होता है। अगर अच्छे ग्रह है तो फिर हमें उसका फ़ायदा मिलता है, और अगर नेगेटिव ग्रह है तो फिर हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हम उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठ सकते, उन चीज़ों से हमें आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने के लिए हमें उस भाव में बैठे हुए ग्रहों का सही आकलन करके देखना होता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे इस कुंडली में हम क्या देख सकते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जो है लगन के ग्रहों को समझकर इसका विश्लेषण अगर हमने सही तरीके से कर लिया तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, और सही चीज़ों को सही तरीके से समझकर हम कुंडली के सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं। अब हम भावेश की बात करेंगे। जहाँ तक हमने भाव में देखा कि भाव में बैठे हुए ग्रह हमारी नैसर्गिक स्थिति को दर्शाते हैं, हमारे पेंडिंग कर्मों को दर्शाते हैं, उनमें हम किसी भी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो है सो है,
वो हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हमें सहन करना ही होगा, उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। परंतु भावेश हमें इस बात की इजाज़त देता है कि जो चीज़ें आपको मिली हुई है उनमें आप किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप अपनी बेहतरी के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं, आप इस जन्म में आपके कर्म किस प्रकार के रहेंगे, आप अपने कर्मों के द्वारा या तो चीज़ों को जो है बढ़ाते हुए नज़र आएंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे, या फिर जो आपको मिला हुआ है उसको आप गंवा देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भावेश हमें इस बात को बताता है कि आप जो है चीज़ मिली हुई चीज़ों को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, या जो चीज़ें मिली हुई है उसके अंदर आप किस प्रकार की जो है बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। तो भावेश का रोल यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें अपने कर्मों के द्वारा हासिल करनी है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें नैसर्गिक रूप से मिली हुई है उनमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो भावेश के द्वारा हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं। भावेश की स्थिति इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भावेश कितना शक्तिशाली है, उसमें कितना दमखम है, ये हमें देखना ज़रूरी होता है। यदि कोई भावेश केंद्र या त्रिकोण के अंदर है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो उसको हम जो है अच्छी स्थिति मानकर जो है उसका आकलन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भावेश, भाव की स्थिति अच्छी नहीं है परंतु भावेश जो है कुंडली के केंद्र स्थान में है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस जन्म के अंदर काफ़ी कर्मठ रहेंगे, आपकी कार्य क्षमता इस प्रकार की रहेंगी, आपकी कार्य कुशलता इस प्रकार की रहेगी, आपकी एनर्जी का लेवल कुछ इस प्रकार के रहेगा कि आप जो है चीज़ों को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। यदि भावेश किसी त्रिकोण स्थान के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को बेहतर करने के लिए अवसर ज़्यादा मिलेंगे, उन अवसरों के बदल जो है आप चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। और यदि यही भावेश किसी शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी आ जाता है, केंद्र या त्रिकोण में बैठता है और किसी अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, इसका मतलब आपकी कार्य क्षमता भी अच्छी है, आपको अवसर भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कहीं से आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। अगर वो शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपको कहीं से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलता जा रहा है, आपकी ग्रोथ के अंदर जो है कोई ना कोई जो है भागीदार होना चाहता है, आप उसकी सहायता से जो है आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर यही भावेश आपका जो है दिग्बली होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ नैसर्गिक गुण इतने ताकतवर है कि उन गुणों के द्वारा आप जो है लोगों के अंदर एक पहचान बना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ भावेश का हम राशि बल भी देखेंगे, स्थान बल भी देखेंगे और उसकी नवांश कुंडली के अंदर भी स्थिति देखेंगे, अगर भावेश अच्छी स्थिति में है तो आप उससे जो है बेहतर नतीजे निकालने की जो है इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। और यही भावेश यदि 6, 8, 12 में बैठ जाता है और भाव की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो फिर क्या कहने, फिर तो आप यही कहेंगे कि भैया भगवान ही मालिक है। एक तो आपको जो है कुदरती तौर पर कुछ मिला हुआ नहीं है, आप जो है खाली हाथ आए हैं और ऊपर से आपके प्रयास भी कुछ इस तरह के हैं कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो है बस उसको भी संभाल लिया तो काफ़ी है, वो उसको भी आप संभालने के अंदर जो है नाकाम रहेंगे, ऐसा इसके बारे में इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर भाव की स्थिति भी अच्छी नहीं है, भावेश भी जो है 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और ऊपर से किसी पाप ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ आ रही है, तो फिर उसको आप इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भैया बस जैसे जो भी चल रहा है उसको आप जो है चलने दीजिए, आप जो है ज़्यादा कुछ नकारात्मक कार्य के अंदर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दीजिए, यही आपके लिए हितकर होगा। क्योंकि एक तो जो है आपको आपकी वास्तविक स्थिति जो नैसर्गिक स्थिति है वो कमज़ोर है, आपके पेंडिंग कर्मा कुछ ज़्यादा है और आप इस जन्म में कुछ कर्म भी कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और आपके ऊपर जो है कुछ इस प्रकार के जो है प्रेशर या इस प्रकार के जो है कुछ दबाव आ रहा है दूसरे लोगों का, या आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से जो है आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़रा थोड़ा संभल कर रहिए।
तो इस प्रकार से जो है हम 22 की स्थिति को देखकर जो है ये बता सकते हैं कि इस जन्म में आपके कर्म किस प्रकार के रहने वाले हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे या फिर जो है मिली हुई चीज़ों को आप गंवा देंगे। आपने इस बर्थ चार्ट के अंदर लगन के अंदर मंगल की स्थिति को देखा। ये मंगल जो है यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी सेहत को लेकर कुछ समस्याएं रहने वाली है। आप जो भी काम करेंगे इसके अंदर अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। आपको काफ़ी संघर्ष और परिश्रम के बाद में ही चीज़ें मिलने वाली है। परंतु हम यहाँ इसके भावेश को देखेंगे। यहाँ कन्या लगन की कुंडली है और इस कन्या लगन का जो लग्नेश बनता है वो होता है मरकरी। और मरकरी मान लीजिए कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो इस मरकरी के 10वें घर में बैठने का मतलब है कि इसके पास में जो है ये व्यक्ति जो है अपनी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता के द्वारा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। और यहाँ मंगल की स्थिति देख रहे हैं कि ये अपनी स्वय राशि के अंदर है, उसको राशि बल भी मिला हुआ है और साथ ही साथ जो है 10वें घर के अंदर मरकरी जो है यहाँ व्यापार को भी जो है बढ़ावा देता है। साथ साथ मरकरी के जो है नैसर्गिक कारकत्व की अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपनी इंटेलेक्चुअल क्षमता के द्वारा, चीज़ों को समझने परखने की क्षमता के द्वारा और चीज़ों को बेहतर करेगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति के अंदर लोगों से डील करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसकी बदौलत ये व्यक्ति काफ़ी अच्छे ऑफर लेकर आएगा या उन चीज़ों को जो है फ़ायदा उठाकर अपनी ग्रोथ करते हुए नज़र आएगा। अब मान लीजिए ये मरकरी है, इसको एक और शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए कि वीनस है, वीनस चौथे घर में बैठकर इस मरकरी को दृष्टि दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक कारक ग्रह दूसरे कारक ग्रह को दृष्टि दे रहा है और वो भी शुभ ग्रह। तो यहाँ पर जो है इस मरकरी को यानी कि लग्नेश को सपोर्ट मिलने जा रहा है। इस सपोर्ट की सहायता से ये व्यक्ति जो है अपने आप को जो है इम्प्रूव करेगा, अपनी स्थितियों को जो है बेहतर करते हुए नजर आएगा। यहाँ पर वीनस का सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब यहाँ एक तो व्यक्ति कार्य सक्षम है और ये वीनस 9वें घर का अधिपति है और दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अवसर भी मिलेंगे और आपके अंदर कार्य क्षमता भी अच्छी है, इसलिए आप अवसरों का लाभ उठाकर आप जो है अच्छा इनकम जनरेट करेंगे। आपकी फाइनेंसिंग कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि वीनस यहाँ 7वें घर का भी अधिपति है और 7वें घर का अधिपति दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी किस्मत के द्वारा, अब मिले हुए अवसरों के द्वारा आपकी जो है फाइनेंस की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। और साथ ही साथ वीनस दूसरे घर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब आपको फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा मिलने वाला है। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ आप ये वीनस की दृष्टि नहीं आकर मान लीजिए कि यहाँ आपको मान लीजिए कि शनि की दृष्टि आ रही है। शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि आने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जन्म में आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, आप कार्य सक्षम भी अच्छे हैं, परंतु ये शनि की दृष्टि आने का मतलब है कि आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी जो है वो जो मेहनत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको मेहनत करने के बाद ही चीज़ें हासिल होंगी। ये हुआ इस शनि की दृष्टि का मतलब। और शनि यहाँ पर जो है 6ठे घर का भी अधिपति है, तो ये आपको करियर के अंदर चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको जो है संघर्ष भी कराएगा, काफ़ी विलम्ब के साथ में चीज़ें देगा। इस तरह से भी जो है आप इसको ले सकते हैं। आपने देखा कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि आने से जो है भावेश के ऊपर जो है किस प्रकार का असर पड़ा, और एक जो है नेगेटिव ग्रह की दृष्टि आने पर इस भावेश के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ा। आपको इन सब चीज़ों का आकलन करना है, तभी आपको किसी नतीजे पे पहुंचना है कि आप जो है मिली हुई चीज़ों को किस प्रकार से बेहतर करेंगे, या फिर जो है आपकी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। आपने यहाँ मरकरी को देखा, ये मरकरी जो है यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। अब मान लीजिए कि ये मरकरी जो है आपका यहाँ मान लीजिए 8वें घर में है। ये मरकरी आपका 8वें घर में है और इस मरकरी के ऊपर जो है ये सैटर्न की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ मान लीजिए कि आपका जो है ये राहु हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब आपकी लगन की स्थिति एक तो अच्छी नहीं है
और ऊपर से जो है आप लग्नेश यानी कि भावेश यानी कुंडली के 8वें घर में आने वाला है। तो आप चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करने के अंदर नाकाम रहेंगे, क्योंकि आपके सामने इतनी परेशानियां रहेंगी, इतनी जो है हर्डल्स रहेंगी कि उनसे पार पाते पाते जो है आप समय निकाल नहीं पाएंगे, या अपने आपको जो है बेहतर करने के लिए आप उतने प्रयास नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक और पाप ग्रह शनि की दृष्टि आ रही है, और शनि की दृष्टि आने का मतलब आपकी जो हर्डल्स है उसके अंदर जो है और ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है, आपकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ने जा रही है, आपका संघर्ष और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, आपकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। तो जब इस प्रकार की स्थिति के अंदर लग्नेश फंसेगा तो इसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीज़ें नैसर्गिक रूप से उतनी बेहतर नहीं मिली है, आपके पेंडिंग कर्म कुछ ज़्यादा है, परंतु आप जो है प्रयास भी कुछ इस तरह के कर रहे हैं कि आपको जो है उसका नतीजा नहीं मिल पा रहा है। आपको जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है कि आप जो है सकारात्मक दृष्टि से कार्य करने के अंदर जो है अपनी ऊर्जा निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप जो है चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप जो है चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप जो है भावेश का अध्ययन करके उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने भावेश को इस तरह से इंटरप्रिटेशन करके देखा, समझा, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको चीज़ें मिली भी कितनी हैं और आज चीज़ें बेहतर करने के लिए आप किस प्रकार के प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भाव और भावेश का अध्ययन कर सकते हैं। अभी तक हमने भाव और भावेश के बारे में बात की, परंतु अब हम कारक ग्रह के बारे में बात करेंगे और कारक ग्रह का महत्व समझने का प्रयास करेंगे कि कोई कारक ग्रह किस प्रकार से किसी भाव से संबंधित चीज़ों को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। अब हर किसी भाव के जो है अलग अलग कारक ग्रह होते हैं, उन सभी कारक ग्रहों का महत्व हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हम मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हमारे लिए शुक्र का अच्छी स्थिति में होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुक्र जो है मैरिज और रिलेशनशिप का कारक ग्रह होता है, 7वें घर का कारक ग्रह होता है। यदि शुक्र की कुंडली में अच्छी स्थिति है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर मैरिज को टिकाने के लिए जिन गुणों की ज़रूरत होती है वो गुण आपके अंदर मौजूद रहेंगे। जैसे कि मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक मिलनसार व्यवहार, बात करने का सलीका, और किस तरह से जो है मृदुलता पूर्वक जो है बात की जा सकती है, किस प्रकार से जो है कटुता को मिटाकर चीज़ों को जो है सरल बनाया जा सकता है, इस प्रकार की गुणवत्ता जो है शुक्र देता है। अगर शुक्र कुंडली के अंदर अच्छा है तो इसका मतलब आप अपने जीवन साथी को अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हो, उन्हें अच्छे व्यवहार के द्वारा इम्प्रेस कर सकते हो, उनके साथ में जो है मिलनसार रवैये के कारण आप अपना जो है प्रभाव जमा सकते हो और अपनी वैवाहिक जीवन को अच्छी स्थिति के अंदर पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ शुक्र जो है रोमांस का भी कारक है, तो आप उतने ही ज़्यादा वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हो जितना आप जो है ज़्यादा रोमांटिक रहोगे, जितना अपने जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हो। तो यहाँ पर शुक्र का कारकत्व कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो है जो शुक्र है वो अपोजिट सेक्स के प्रति भी जो है आकर्षण पैदा करता है, और जो है ये वीर्य का भी कारक है। तो इस लिहाज से भी जो है ये शुक्र जो है शादी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही साथ जो है ये शुक्र है ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है, यदि मेल का चार्ट है तो आपकी फीमेल जो है किस प्रकार के जो है चेहरे मोहरे की होंगी, या उसका जो है व्यक्तित्व किस प्रकार का रहेगा, या फिर उसकी शारीरिक डील डोल किस प्रकार का रहेगा, ये भी हमें वीनस बताता है। तो देखा आपने एक कारक ग्रह किस प्रकार से किसी भाव को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उस कारक ग्रह की कुंडली के अंदर स्थिति कैसी है। इसी से हमें ये पता चलेगा कि जो है वो कारक ग्रह कितना प्रभावशाली है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस कुंडली के 7वें घर में यहाँ आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है।
चंद्रमा यहाँ पर जो है मीन राशि का है, और मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशि में एक जल तत्व का ही ग्रह बैठा हुआ है। इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि एक शुभ ग्रह जो है 7वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेंडिंग कर्मा कुछ अच्छे हैं और यहाँ पर आपको एक शुभ ग्रह मिला है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। और यहाँ इसके अगर हम भावेश की भी बात करें तो भावेश बृहस्पति अपने से 11वें घर में गया हुआ है, जो कि एक लाभदायक स्थिति की तरफ इशारा करता है। साथ ही साथ जो है ये 5वें घर के अंदर भावेश है। तो यहाँ आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 5वें घर का संबंध प्रेम से है, तो यानी कि आप शादी के बावजूद दोनों के अंदर जो है प्रेम बना रहेगा। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ये तो हुई भाव और भावेश की बात। यहाँ विनस की स्थिति अगर देखें, जो कारक ग्रह है यहाँ पर शुक्र कारक ग्रह है 7वें घर का, मैरिज और रिलेशनशिप का, उसकी स्थिति देखेंगे तो यहाँ वीनस 9वें घर में स्वय राशि का बना हुआ है, और साथ ही साथ एक और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि जो है इस शुक्र के ऊपर आ रही है, यानी कि शुक्र की बहुत बेहतर स्थिति नज़र आ रही है। इसका मतलब एक तो आपको जीवन साथी अच्छा मिला है, और आपके प्रयास भी कुछ अच्छे हैं, और साथ ही साथ आपके अंदर वो गुण मौजूद है जिसकी वजह से आप अपनी इस मैरिज लाइफ को जो है काफ़ी सुखद और सुंदर बना सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को बहुत बेहतर कर सकते हैं, और आपकी जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका जीवन साथी काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक होगा। दोनों का व्यवहार के अंदर बहुत ही मिलनसार रवैया रहेगा। इस प्रकार से आप कारक ग्रह को देखकर इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अलग अलग कारक ग्रहों का जो है अलग अलग जगह पर जो है महत्व का आकलन कर सकते हैं। जैसे आप करियर की बात करते हैं तो करियर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास में ऊर्जा किस प्रकार की है वो बहुत बड़ा मायने रखती है। आपकी कार्य क्षमता किस प्रकार की है ये बहुत मायने रखती है। आपकी कार्य कुशलता किस प्रकार की है इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आप कितना संघर्ष कर सकते हैं, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है 10वें घर का कारक ग्रह मंगल होता है। तो आप अगर करियर को देखें तो आप एक बार मंगल की स्थिति को ज़रूर देख लीजिए। मंगल आपकी कुंडली में जितना ज़्यादा पावरफुल होगा आप उसके हिसाब से जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो है इस प्रकार के गुण मौजूद होंगे या नहीं होंगे। अगर ये इस प्रकार के गुण मौजूद होंगे, मंगल अच्छी स्थिति में है, तो आप कह सकते हैं कि इन गुणों के द्वारा व्यक्ति अपने करियर के अंदर जो है बढ़ोतरी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो है आप सूर्य की बात कर सकते हैं। सूर्य जो है यहाँ पर 10वें घर का ही कारक है और गवर्नमेंट का भी कारक है। जब मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आती है, किसी ऐसे पद पर काम करता है जहाँ पर इज्जत मान सम्मान बहुत मायने रखता है, लोकप्रियता बहुत मायने रखती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की स्थिति देखकर जो है आप चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सेक्टर में है जहाँ लेखन के अंदर है, या फिर जो है किसी इंटेलेक्चुअल है, या फिर किसी मीडिया के अंदर है, या फिर जो है किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर आप अकाउंटेंट है, या फिर कुछ ऐसी पोस्ट पर है जहाँ पर आपको बुद्धिमत्ता की ज़रूरत पड़ती है, आपको परीक्षण की ज़रूरत पड़ती है, निरीक्षण की ज़रूरत पड़ती है, आपको लोगों से डील करनी पड़ती है, लोगों से जो है आपको काम निकलाना आता है, अपने फ़ायदे की सोचना होता है, तो ऐसी स्थिति में आप मरकरी को देखेंगे, और मरकरी की स्थिति जो है ये निर्देशित करेगी कि आपके अंदर किस प्रकार की गुणवत्ता मौजूद है या नहीं है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मरकरी अच्छी स्थिति में है तो आप जो है बेहतर नतीजे की आप जो है इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है आप जो है अलग अलग ग्रहों का जो है अलग अलग तरीके से आकलन करके उनका अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको जो है काफ़ी सुविधा हो जाती है। क्योंकि जो कारक ग्रह होता है, कारक ग्रह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके अंदर वो नैसर्गिक गुण किस प्रकार के हैं। यदि वो कारक ग्रह अच्छी स्थिति में है तो उससे संबंधित जो नैसर्गिक गुण है वो आपके अंदर जो है मौजूद होंगे। आपके अंदर जो है उन गुणों का फ़ायदा उठाने की क्षमता होगी, और इसी क्षमता की बदौलत जो है आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। अब तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है।
अगर आपका कुंडली के अंदर भाव भी अच्छा है, भावेश भी अच्छा है और कारक ग्रह भी अच्छा है, तो फिर आप जो है निर्विवाद रूप से ये बोल सकते हैं कि जिस भाव का आप जो है निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिस भाव के बारे में आप इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, आप बेझिझक कीजिए, उस भाव से संबंधित आपको बहुत ही शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं अगर भाव के अंदर ग्रह अच्छे नहीं है और भावेश अच्छी स्थिति में है, तो आप अपने प्रयासों के द्वारा अच्छा प्रयत्न करेंगे, वहाँ पे आप कारक ग्रह को जरूर देख लीजिए। अगर कारक ग्रह का सपोर्ट मिलता है तो इसका मतलब आपके प्रयास भी अच्छे हैं और आपके अंदर वो गुण भी मौजूद है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यदि यहाँ पर भाव भी अच्छा नहीं है, भावेश भी अच्छा नहीं है, परंतु कारक ग्रह अच्छा है, तो कहने का मतलब है कि भाई कुछ तो संभावना बची है, आपके अंदर कुछ तो गुण मौजूद है जिनकी बदौलत जो है आप प्रयास कर सकते हैं। आप देखो क्या होता है, अगर उन गुणों का फ़ायदा उठा लिया जाए तो कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ संभावना बनती है अच्छा रिजल्ट लेने की। तो कारक ग्रह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भावेश और कारक ग्रह किस प्रकार से कुंडली के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। जब भी हम किसी भाव विशेष का जो है आकलन करते हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने इंटरप्रिटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था एक विश्लेषण, और इस विश्लेषण के आधार पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि भावेश और कारक ग्रह, इन तीनों को अलग अलग रखकर हम किस प्रकार से जो है स्थिति को जो है समझ सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको ज़रूर यूज़फुल रहेगा। और अगर हाँ, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त।